गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सीजीपीएस। तो बच्चों आज जो है पढ़ने जा रहे हैं अपन छठवें भाग में। आज जो है प्रश्न उत्तर अध्याय 2 का अर्थशास्त्र का ध्यान से सुनेंगे बच्चों। इसमें तो उत्तर में देखेंगे साधारणतः गिफिन विरोधाभासी क्या है। गिफिन जो है बताया गया, इसमें विरोधाभासी क्या होता है उसके बारे में बताया गया बच्चों आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारणतः वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की मांग होने लगती है। हम देखते हैं कि जिसको वृद्धि होने से वस्तु की मांग होने लगती है। कीमत में वृद्धि होने से, साधारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की मांग होने लगती है। इसलिए मांग एवं मूल्य में विपरीत जो संबंध के कारण मांग वक्र बाएं से दाएं ने नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ दशाएं ऐसे भी होते हैं जब मांग वक्र नीचे की ओर झुकने के बजाय ऊपर उठते हैं। गिब्बन विरोधाभास वस्तुओं पर यह मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो जिस अनुपात में आवश्यकता होगी उस अनुपात से प्राप्त होना ही महत्व होता है। ध्यान रखेंगे नियम लागू होता है और जिस स्थिति में उसके बारे में होना चाहिए तभी वो महत्व होता है। तो सर रॉबर्टसन गिब्बन ने निम्न या निष्कृष्ट वस्तुओं को गिब्बन वस्तुओं की संज्ञा दी है। उनका मत है कि एक उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग घटिया किस्म की वस्तु पर व्यय करता है, मतलब वे बेकार की वस्तु पर खर्च करता है बोलता है। अतएव उस वस्तु की कीमत में कमी आ जाने पर भी उपभोक्ता वस्तु की इकाई अधिक इकाइयों को खरीदने के स्थान पर श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राय क्रय करने पर व्यय करता है। मतलब वहां पर उसका बोला गया है अधिक कमी आ जाने पर भी उसके बदले में क्या है, श्रेष्ठ वस्तुओं को क्रय करने में व्यर्थ पैसा खर्च करता है पूरा। उदाहरण के लिए गेहूं की तुलना में ज्वार बाजरा एक निम्न श्रेणी की वस्तु है। गेहूं की तुलना में ज्वार बाजरा एक निम्न श्रेणी की वस्तु है। तो एक निर्धन श्रमिक अपने आय का एक भाग ज्वार बाजरे पर व्यय करता है, किंतु बाजरे की कीमत कम हो जाने के बाद भी वह श्रमिक अधिक बाजरा खरीदने के स्थान पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तु अर्थात गेहूं पर खर्च करने लगेगा, जिससे बाजार में ज्वार बाजरे की मांग कम हो जाएगी। यही गिब्बन विरोधाभास कहलाता है बच्चों। तो समझ आया मेरे ख्याल से। अगला देखेंगे उपभोक्ता के संतुलन की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होती है जब निम्न शर्त लागू होता है। पहला तो देखेंगे यहाँ पर बताया है तटस्थ वक्र की कीमत रेखा को स्पर्श करती, मतलब जो यहाँ पर बताया गया है उस रेखा को स्पर्श करता है। जैसे उपभोक्ता के संतुलन के लिए पहली शर्त यह है कि तटस्थ वक्र जिस बिंदु के ऊपर कीमत रेखा को स्पर्श करेगी तो वही संतुलन बिंदु होगा। मतलब जिस रेखा को वहां पर बताया गया यहाँ पर ये, तो इस प्रकार उसको संतुलन होगा। इस बिंदु पर उपभोक्ता को सबसे अधिक संतुष्टि मिलेगी। इसे परसौज रेखा चित्र माध्यम से स्पष्ट किया गया है। रेखा चित्र ए बी कीमत रेखा तथा IC1 IC2 IC3 ये तीन तटस्थ वक्र है। मतलब ये है इनकमिंग जो बोलते हैं, या वक्र एक्स वाई के वस्तु के संयोग को दर्शाते हैं। यहाँ पर IC3 तथा IC1 तटस्थ वक्र की रेखा कीमत रेखा की क्रमशः ऊपर नीचे, अर्थात एक उपभोक्ता की सीमित आय एवं उपभोक्ता की अपनी सीमित आय से क्रय कर नहीं कर सकता, मतलब जिससे बोला कि उससे अधिक ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। IC1 कम संतुष्टि को व्याप्त करता है, मतलब इसमें कीमत कम रहता है, मतलब कम संतुष्टि प्राप्त। लेकिन IC2 वक्र ऐसा वक्र है जो पी बिंदु पर कीमत रेखा को स्पर्श करता है। पी बिंदु जो है उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है। यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर बताइए ये और जो बी के बीच में पी जो है संतुलित रेखा होता है। तो अगला है कीमत रेखा का ढाल तटस्थ वक्र के ढाल के समान ही होता है। उपयुक्त रेखा चित्र में पी बिंदु पर कीमत तटस्थ तथा तटस्थ वक्र का ढलान एक समान एक बराबर है। अगला देखेंगे सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई, मतलब उपभोक्ता के संतुलन के लिए आवश्यक है कि x और y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई तथा तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतो दर होता या हो जाता है। तो अगला देखेंगे बच्चों इस प्रकार जो तीन बताया गया कीमत रेखा ढलान वक्र के समान होता है। यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती होती है और तटस्थ वक्र के बारे में पढ़े थे अपन की कीमत रेखा को स्पर्श करती है। अगला हम देखेंगे मूल्य आधारित प्रश्न जो है। पहला है व्यक्तिगत मांगों और बाजार मांग को एक सूची की सहायता से स्पष्ट करना, मतलब जो हम व्यक्तिगत मांग होता है और बाजार मांग में किस प्रकार अंतर होता है इसके बारे में बताया गया यहाँ पर स्पष्ट करना है। जैसे एक व्यक्ति जो है व्यक्तिगत मांग से आश्रय बाजार में एक व्यक्तिगत क्रेता की किसी वस्तु की मांग
अनुसूची से यह एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की मांगी गई मात्राओं के संबंध में व्यक्त करती है जो उनकी आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत मांग किसी विशिष्ट उपभोक्ता की मांग कहलाती है, मतलब जो मांगी गई है। अब आते हैं बाजार मांग का अभिप्राय बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली कुल मांग से या किसी की वस्तु की विभिन्न कीमतों पर भिन्न विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है। एक निश्चित समय अवधि के लिए सभी उपभोक्ताओं की क्रय की इच्छा ही बाजार मांग कहलाती है। जैसे देखते हैं बाजार में एक भाव रहता है, उसी प्रकार है ना। तो बाजार मांग व्यक्तिगत जो है मांग का योग होता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ABC एक जो उपभोक्ता की मांग है और वस्तु की कीमत 10 में 25, 50 और 15, जिस प्रकार जोड़ के बाजार मांग हो जाएगा 90। इसी प्रकार जोड़ जोड़ के बताया गया यहाँ पर बच्चों, है ना। बढ़ने वस्तु की कीमत जो है बढ़ने पर क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो इस प्रकार जो मांग व्यक्तिगत मांगों का योग है। अब अगला देखेंगे तटस्थ वक्र क्या है, इसकी विशेषता बताना बच्चों। तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को दर्शाती है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इस वक्र की सहायता से एक उपभोक्ता संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त करता है, मतलब यहाँ पर जितने भी हैं वो समान दर से वो प्राप्त करता है। उपयोगिता देखेंगे तटस्थ, पहला है विशेषता, तटस्थ वक्र बाएं से दाएं ओर ढलान होता है, मत दिख रहा है यहाँ पर आपको। दूसरा है यह वक्र मूल बिंदु के उत्तर होता है, उनके समान होता है। यह वक्र उपभोक्ता को प्राप्त समान संतुष्टि की माप है। चौथा है किसी उच्च तटस्थ वक्र में उच्च संतुष्टि के स्तर को दर्शाने की क्षमता होती है यहाँ पर। पांचवा है दो तटस्थ वक्र को ना तो स्पर्श हो सकता है और ना ही वे एक दूसरे को परिच्छेद काट सकता है। छठवां तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के संयोग पर ही बना हुआ है। समझ आया बच्चों सबको यहाँ पर। अगला देखते हैं यहाँ पर जो है तटस्थ मानचित्र क्या है। जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पर तटस्थ मानचित्र से अभिप्राय संतुष्टि के विभिन्न स्तर पर संतुष्टि को प्रदर्शित करने वाले तटस्थ वक्र को ही तटस्थ मानचित्र कहते हैं, मतलब जो एक सीमा तक उनको संतुष्टि प्राप्त होता है। यह मानचित्र तटस्थ वक्र का एक समूह होता है जो उपभोक्ता को दी गई वस्तु की संतुष्टि के विभिन्न स्तर का एक चित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो मैं भी आपको बताया बच्चा यहाँ पर किस प्रकार होता है। तो ऐसा चित्र वक्र जो सबसे ऊंचाई पर होती है उसे तटस्थ मानचित्र कहते हैं, जो आस्त में बताया गया यहाँ पर चार है ना। तो जो सर्वाधिक संतुष्टि के स्तर को प्राप्त करता है, मतलब यहाँ पर उनकी तृप्ति पूर्ण हो जाता है। अगला बच्चे देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यता लिखिए। तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यता निम्न है। पहला, उपभोक्ता की एक विवेकशील प्राणी है, मतलब अपने सोच समझ कर ही वो कार्य करता है। दूसरा है सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर प्रभावशाली होती है, मतलब जो घटते हो दर को क्या होता है, प्रभावशाली होता है, क्योंकि अधिक उसमें क्या करते हैं, क्रय करते हैं। उपभोक्ता का एक दिष्ट अधिमान लागू होता है, अर्थात उपभोक्ता को अधिक मात्रा या कम मात्रा की तुलना में अधिक वांछनीय होता है। उदाहरण के लिए एक्स वाई वस्तुओं दोनों की सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता के लिए धनात्मक होती है। चौथा देखेंगे तो यहाँ पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त करने का सबसे उत्तम विश्लेषण तटस्थ वक्र विश्लेषण है। अगला देखते हैं यहाँ पर जो बताया गया है तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रयोग करके उपभोक्ता संतुलन को समझाइए किस प्रकार होता है। अगर देखो उपभोक्ता संतुलन का आशय उस संयोजक के चयन से जो दी हुई आय वस्तु की कीमत उपभोक्ता की प्राथमिकता में उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करता है। संक्षेप में उपभोक्ता संतुलन का अभिप्राय जो होता है उपभोक्ता के सर्वोत्तम चयन से उपभोक्ता जो है संतुलन तीन शर्तों के उपरांत ही संभव होता है। पहला, जब तटस्थ वक्र कीमत रेखा स्पर्श करती है, मतलब उसको रेट जो दिया है। दूसरा है जब कीमत रेखा का ढाल तटस्थ वक्र के ढाल के समान हो जाता है, जिस प्रकार से वस्तु मिल रहा है उसके समान कीमत होना चाहिए या जिस कीमत में उस वस्तु मिलना चाहिए। जब तीसरा देखेंगे जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हो जाती है। तो चौथा नंबर देखेंगे उपभोक्ता के संतुलन बिंदु को जानने से पूर्व कीमत रेखा तथा तटस्थ मानचित्र का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तटस्थ वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन को तब प्राप्त होता है जब तटस्थ वक्र रेखा को स्पर्श करता है या करती है। यह वक्र मूल बिंदु पुनरुत्तर कहलाया जाता है बच्चों, इस प्रकार है ना। तब अगला देखेंगे हम जो बताया गया यहाँ पर है ना, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, फिर अगला पार्ट पढ़ेंगे कल से। चलिए देखते हैं ध्यान से बच्चों यहाँ पर। तो मांग वक्र पर संचलन तथा मांग वक्र में स्थानापन्न या स्थानांतरण खिंचाव है ना, खिसकाव से आप क्या समझते हैं यहाँ पर बताया गया है, खिसकाव से। अगला उत्तर में देखेंगे मांग वक्र संचलन से अभिप्राय वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को प्रकट करता है। जहाँ पर बोला गया है मांग में परिवर्तन कीजिए, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है
जबकि वस्तु जबकि वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से मांग में परिवर्तन, मतलब कीमत के कारण भी या कुछ कारण से भी मांग में परिवर्तन होता है। तो उसे मांग वक्र में, है ना, खिसकाव कहा जाता है, मतलब कमी हो जाए। दूसरे शब्द में मांग वक्र पर संचलन का मांग आशय मांग के विस्तार एवं मांग के संकुचन से है। मांग का विस्तार तब होता है जब वस्तु के मूल्य में कमी होने से वस्तु की मात्रा में या मांगी गई मात्रा में वृद्धि होता है। आप सभी को मालूम है, वस्तु के मूल्य में कमी होगा तो उसकी मांग बढ़ जाती है। मांग का संचालन संकुचन तब होता है जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। यहाँ पर बोला गया है, जब वस्तु के मूल्य वृद्धि होने पर भी वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है, संतुलन होता है यहाँ पर, है ना। अगर देखिए मांग वक्र में है ना, खिसकाव स्थानांतरण से प्राय मांग में वृद्धि अथवा कमी से है। कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो मांग में वृद्धि कहते हैं। जबकि कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से वस्तु की मांग कम हो जाती है उसे मांग कमी कहा जाता है। मांग बढ़ने पर मांग वृद्धि पर होता है और कमी होने पर मांग में कमी कहते हैं। तो इन दोनों ही दशाओं को निम्नलिखित सहायता से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों पर। तो इस प्रकार जो आज पूरा आपका पार्ट 2 जो प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है। आज के लिए